जी स्टार्ट करते हैं जी सेरिब्रल पाल्सी से। तो इसमें हम तीन चीज़ों पे फोकस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि सेरिब्रल पाल्सी क्या है, एन इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग सेरिब्रल पाल्सी। सेकेंडली हम लोग थोड़ा सा इसकी क्लासिफिकेशन के ऊपर बात करेंगे, और थर्ड जो है वो मैनेजमेंट इन सेंस ऑफ इंटरवेंशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन। तो सेरिब्रल पाल्सी को अगर हम देखें तो दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड द पोस्चर। अगर सेरिब्रल पाल्सी के बच्चों को देखें तो उसमें आपको इनकी अबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न्स नज़र आते हैं, और अबनॉर्मल पोस्चर जो है वो नज़र आते हैं ड्यू टू रिफ्लेक्स एक्टिविटी। तो जब मूवमेंट और पोस्चर्स में की डेवलपमेंट में प्रॉब्लम होगी तो फिर एक्टिविटी लिमिटेशन होगी और डिसेबिलिटी होगी। तो अगर हम कंप्लीट डेफिनेशन देखें, दिस इज द डिसऑर्डर ऑफ मूवमेंट एंड द पोस्चर दैट इज caused बाय लियन इन immature brain। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दिस इज द लियन इन immature brain or infant brain that causes activity limitation and sensory and motor deficit, mental retardation and speech impairment and sometimes hearing problem। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ सेरिब्रल पाल्सी। तो दिस इज द मेजर क्राइटेरिया, यानी कि सेरिब्रल पाल्सी में हमें जो मेजर क्राइटेरिया नजर आएगा वो ये तीन चीजें होंगी। वन इज द न्यूरोमोटर कंट्रोल डेफिसिट, यानी कि इन बच्चों में मोटर कंट्रोल के प्रॉब्लम जो है वो हमें मिलेंगे। सेकेंडली देयर शुड बी अ स्टैटिक ब्रेन लीजन। तो अगर हम हिस्ट्री देखें, इन बच्चों की एक्सप्लोर करें, तो एटियोलॉजी देखें, तो हमें फिर एक स्टैटिक ब्रेन लीजन इन बच्चों में मिलता है। तो स्टैटिक ब्रेन लीजन का मतलब ये है कि दिस इज अ नॉन प्रोग्रेसिव लीजन। इट मे अकर एट द टाइम ऑफ बर्थ, ड्यूरिंग द बर्थ और आफ्टर द बर्थ। तो फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज के पैदा होने के बाद एक साल तक ब्रेन जो है वो डेवलप होता रहता है, उसकी मैचुरेशन होती रहती है। तो इस दौरान अगर ब्रेन में कहीं पे लीजन हो जाए, कहीं ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी हो जाए, या कोई इन्फेक्शन हो जाए, या ब्लीडिंग इन दी ब्रेन हो जाए, तो उससे क्या होता है कि ब्रेन का वो एरिया इफेक्ट होता है, और वो स्टैटिक ब्रेन लीजन कहलाता है। और थर्ड चीज जो वेरी इंपॉर्टेंट है, दैट इज द एक्विजिशन ऑफ ब्रेन इंजरी आइदर बिफोर बर्थ और इन द फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। तो ये तीन चीजें हमें सेरेब्रल पाल्सी में जरूर मिलेंगी, एक न्यूरोमोटर कंट्रोल डेफिसिट, अ स्टैटिक ब्रेन इन लीजन, अ ब्रेन इंजरी आइदर बिफोर बर्थ और इन फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट इज द एटियोलॉजी। अगर हम इसकी कॉजेज पे बात करें, तो exact cause of cerebral palsy is not clear. The brain damage can occur during pregnancy, at the time of birth, or after the birth. 80% children with cerebral palsy show structural problem in white matter in their brain. Typical cause during the intrauterine life are exposure to radiation, infections, hypoxia, and the birth trauma. Other causes that can lead to cerebral palsy are immaturity, head injury after birth, genetic factor, maternal infection, periventricular leukomalacia, cerebral dysgenesis, intracranial bleeding and asphyxia। तो ये कुछ कॉजेज हैं सेरिब्रल पाल्सी की। तो इसमें अगर हम देखें लीडिंग काज क्या है, तो लीडिंग काज में दो चीजें हैं। वन इज द हाइपॉक्सिक ब्रेन इंजरी, यानी कि एट द टाइम ऑफ बर्थ जो है वो ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी, ये जो है वो लीडिंग काज है। और अगर हम हिस्ट्री को एक्सप्लोर करें इन बच्चों को, तो आपको ये हिस्ट्री मिलेगी कि बच्चा जो है वो उसने लेट क्राई किया था, और इसके अलावा जो लीडिंग काज है वो इमेच्योरिटी है। तो इमेच्योरिटी की डेफिनेशन क्या है, यूजली देयर शुड बी एट लीस्ट 37 वीक ऑफ जेस्टेशन, and if a baby is delivered before 37 week of gestation, this is called immature birth। तो immature babies को जो है वो काफ़ी ज़्यादा challenges को फेस करना पड़ता है, इन सेंस ऑफ उनके जो लंग्स है वो अभी सही तरह से डेवलप नहीं हुए होते, ब्रेन सही से डेवलप नहीं हुआ होता। इसके अलावा उनमें जो है वो
टेम्परेचर कंट्रोल की जो है वो प्रॉब्लम हमें मिलती है। तो इमेच्योर बेबी जो है वो भी प्रेजेंट करते हैं इन सिमिलर साइन विद साइन एंड सिम्टम लाइक सेरेब्रल पाल्सी। सो अगर हम कॉजेज को डिवाइड करें, वी कैन डिवाइड द कॉजेज फॉर सेरेब्रल पाल्सी इनटू प्रीनेटल, नेटल एंड द पोस्टनेटल। प्रीनेटल में इन्फेक्शंस है, नोक्सिया है, टॉक्सिक है, वेस्कुलर प्रॉब्लम हो सकते हैं, आरएच डिजीज है, एंड जेनेटिक फैक्टर्स हैं, एंड कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन ऑफ ब्रेन है। जबकि नेटल यानी कि ड्यूरिंग द बर्थ है, तो ड्यूरिंग द बर्थ हाइपोक्सिक ब्रेन इंजरी हो सकती है या ट्रोमेटिक डिलीवरी भी हो सकती है। और पोस्ट नेटल देखें तो पोस्ट नेटल में ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी है और इन्फेक्शन है, जैसे मेनिंजाइटिस है, तो ये मोस्ट कॉमन है ड्यूरिंग आफ्टर द बर्थ। और प्रीनेटल पीरियड में एट द टाइम ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ब्रेन, उसमें दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन इज द इंट्रा यूट्राइन स्ट्रोक, दिस इज वेरी कॉमन इन the etiology of the cerebral palsy. Second is the genetic malformation. And postnatal, जैसे कि पहले अभी मैंने बताया कि infection are more common in the etiology of the cerebral palsy. ब्रेन इंजरी क्या है जी? ब्रेन इंजरी ब्रेन के अंदर अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ब्लीडिंग से जो एरिया इफेक्ट होगा वो अपना काम करना छोड़ देगा, ब्रेन डैमेज हो जाएगा। एंड ब्रेन मेलफॉर्मेशन यानी कि ब्रेन की जो डेवलपमेंट है वो नॉर्मल नहीं है, स्ट्रक्चर नॉर्मल नहीं है। एंड ट्रॉमा टू ब्रेन यानी कि डायरेक्ट ट्रॉमा, लैक ऑफ ऑक्सीजन, इन्फेक्शन एंड टॉक्सिन, ये सारी चीज़ें जो है वो ब्रेन इंजरी की डेफिनेशन में आती हैं। रिस्क फैक्टर क्या है? रिस्क फैक्टर में कुछ प्रेगनेंसी डिसऑर्डर है और होम डिलीवरी है। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है जी क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी। तो क्लासिफिकेशन में हम लोग इसको डिफरेंट टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे एथिडॉइड सेरेब्रल पाल्सी है, एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी है, रिजिड और स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी है, एटोनिक है और मिक्स टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है। इसके अलावा एक और बहुत पॉपुलर है क्लासिफिकेशन में अगर हम देखें, वो है पैरामिडल लियन एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल लियन। तो पैरामिडल लियन में स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी आ जाती है, और जबकि एक्स्ट्रा पैरामिडल लियन में एथिटॉइड, एटैक्सिक एंड डिस्टोनिक या डिस्टोनिया एंड हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी जो हमें मिलती है। Pyramidal lesion is usually in the motor cortex, internal capsule and our cortical spinal tract, whereas extrapyramidal lesion is usually in the basal ganglia, thalamus, subthalamic nucleus or cerebellum. अगर हम इनको कंपेयर करें पैरामिडल एंड एक्स्ट्रा पैरामिडल में, तो इनके फीचर्स में काफ़ी ज़्यादा हमें डिफरेंस मिलता है। लाइक अगर टोन को देखें तो पैरामिडल में हमें स्पास्टिसिटी मिलती है और फ्लेक्सर टोन डोमिनेंट जो है वो हमें मिलती है, यानी कि टोन जो है वो मसल्स की इंक्रीज होगी। वेयर इज एक्स्ट्रा पैरामिडल में टोन जो है वो फ्लैक्चुएटिंग होगी, यानी कि अल्टरनेटिंग होगी। ड्यूरिंग द एक्टिविटी मसल टोन इंक्रीज हो जाती है एंड ड्यूरिंग द रेस्ट मसल टोन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। टाइप ऑफ टोन अगर हम देखें तो पैरामिडल लेयन में स्पास्टिक टोन मिलती है, whereas in एक्स्ट्रा पैरामिडल लेयन देयर इज रिजिडिटी। डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस की बात करें तो पैरामिडल ट्रैक में डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस वो हमें एग्जैजरेटेड मिलते हैं या इंक्रीज मिलते हैं, whereas in extra pyramidal tract the deep tendon reflexes are normal to increase. क्लोनिस को देखें तो क्लोनिस पैरामिडल लियन में हमें मिलता है, प्रेजेंट होता है, वेयर इज एक्स्ट्रा पैरामिडल लियन में इट इज ओकेजनली प्रेजेंट। तो जो स्पास्टिक बच्चे हैं उनमें हमें जो है वो ये नजर आता है क्लोनिस, वेयर एज इन एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी नहीं मिलता है ये क्लोनिस हमें। कॉन्ट्रैक्चर्स देखें, ज़्यादातर चांसेस है कॉन्ट्रैक्चर बनने के पैरामिडल टाइप ऑफ लेयर में, क्योंकि इसमें फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी होती है। जब फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी होती है
तो जॉइंट के ऊपर जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक्स्ट्रा पैरामिडल लेयर में जो है वो कॉन्ट्रैक्शंस बहुत कम हमें मिलते हैं, क्योंकि टोन जो है वो फ्लैक्चुएटिंग होती है। तो असल प्रॉब्लम इनका एक्स्ट्रा पैरामिडल में स्टेबिलिटी ऑफ द जॉइंट है, और जबकि स्पास्टिसिटी में या स्पास्टिक टाइप सेरेब्रल पाल्सी में देयर इज increased tone in one group of muscle and usually in flexor group of muscles। प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस की बात करें तो पैरामीटर ट्रैक में प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस आर डिलेड, यानी कि डिलेड का मतलब ये है कि वो रिफ्लेक्सेस जिसने अपीयर होना था एट द एज ऑफ 2 मंथ वो अभी अपीयर नहीं हुआ, बल्कि वो 6 मंथ में जाके अपीयर हो रहा है। तो परसिस्टेंट का मतलब क्या है कि रिफ्लेक्सेस आर परसिस्टेंट। परसिस्टेंट मीन के एक रिफ्लेक्सेस है, फॉर एग्जांपल मोरो रिफ्लेक्स है, तो मोरो रिफ्लेक्स ने एट द एज ऑफ 6 मंथ में उसने डिसअपियर हो जाना था, लेकिन वो परसिस्ट कर रहा है। एट द एज ऑफ 6 मंथ में वो डिसअपियर नहीं हुआ, बल्कि वो अभी तक स्टिल उसकी इंटीग्रेशन नहीं हुई, वो चलता जा रहा है। तो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस में हमें जो सॉरी एक्स्ट्रा पिरामिडल ट्रैक में, एक्स्ट्रा पिरामिडल लीजन में हमें जो प्रिमिटिव रिफ्लेक्सेस है वो परसिस्टेंट मिलते हैं। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स की बात करें तो पिरामिडल में हमें इनवॉलंटरी मूवमेंट जो वो रेयर मिलती है, जबकि एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी में हमें काफ़ी ज़्यादा अब नॉर्मल इनवॉलंटरी मूवमेंट जो है वो हमें फेस की और हैंड्स के स्मॉल मसल्स की हमें जो है वो मिलती है। ठीक है जी, दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ सेरेब्रल पाल्सी, जिसमें हम स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है, डिस्काइनेटिक, ये इसको एथिटॉइड सेरेब्रल पाल्सी भी कहते हैं, हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी है, एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी है, और फिर मिक्स्ड फॉर्म ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करता है कि विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज इफेक्टेड। स्पास्टिक में मोटर एरियाज, मोटर कॉर्टेक्स इन्वॉल्व होगा, डिस्काइनेटिक में बेसल गैंग्लिया या मिड ब्रेन जो है वो इन्वॉल्व होगा, हाइपोटोनिक में भी जो है वो मिड ब्रेन जैसे बेसल गैंग्लिया हो गया, ये वाले एरिया जो इफेक्ट होंगे। एटैक्सिक में सेरिबैलम जो है वो इन्वॉल्व होता है, और मिक्स टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी में जिसमें फीचर्स जो है वो ओवरलैप हो, लाइक स्पास्टिसिटी भी मिल रही है और अब नॉर्मल मूवमेंट्स भी मिल रही हैं, तो ये इट इज़ डिफ़िकल्ट के किस तरह किस ग्रुप में हम इसको रखें। आमतौर पे देखा गया है कि टोटल जो सेरेब्रल पाल्सी की पॉपुलेशन है इसमें 70% जो टाइप्स है वो स्पास्टिसिटिक है, यानी कि स्पास्टिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी वो 70% है, और बाकी जो टाइप्स है वो राउंड अबाउट 30% जो है वो बाकी जैसे एथिटॉइड है, हाइपोटोनिक है, या एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी है। एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी बहुत कम हमें मिलती है, यानी कि 3 to 5% जो है वो एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी है। तो सेरेब्रल पाल्सी में अगर हम स्पास्टिसिटी को देखें, देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ गैबा अमाइनोब्यूटेरिक एसिड, और जब गैबा की डेफिशिएंसी होती है तो जो देयर इज इंक्रीज एक्टिविटी फ्रॉम द लोअर सेंटर्स, तो इनमें फिर वही फीचर्स हमें मिलते हैं जो कि अपर मोटर न्यूरॉन लियन वाले मिलते हैं। तो इसमें दो तरह के हमें पोस्चर मिलते हैं, वन इज दी डीसेरिब्रेट पोस्चर एंड सेकंड इज डीकॉर्टिकेट पोस्चर। तो डीकॉर्टिकेट में देयर इज फ्लेक्सर स्पास्टिसिटी, एंड डीसेरिब्रेट में देयर इज एक्सटेंसर स्पास्टिसिटी। और लियन दोनों का देखा जाए तो डीकॉर्टिकेट में प्रॉब्लम इज इन cerebral hemisphere, whereas in decerebrate type of cerebral palsy there is a problem in the midbrain and pons। एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी जैसे कि मैंने बताया कि एक्स्ट्रा पैरामीटर टाइप है, बेसल गैंग्लिया में अगर डैमेज है तो उसकी वजह से अब नॉर्मल मूवमेंट है, और इन बच्चों में जो मेजर प्रॉब्लम होती है वो एक तो अब नॉर्मल मूवमेंट होती है हैंड्स की, फेस की, और सेकंड इनकी जो स्टेबिलिटी है जॉइंट के ऊपर उसकी प्रॉब्लम होती है। एथिटोइड सेरेब्रल पाल्सी को फर्दर जो है वो एथिटोसिस में, कोरिएफॉर्म
और कोरियोएथिटॉइड टाइप्स ऑफ सेरेब्रल पाल्सी में मजीद क्लासिफाई किया जा सकता है। Ataxic cerebral palsy, in ataxic cerebral palsy there is a problem in coordination and damages in cerebellum. It accounts for 5 to 10% and least frequent form of cerebral palsy. ठीक है जी, this is very rare and must be differentiated from degenerative process of the cerebellum. Results from damage to the cerebellum and ataxia में हमें ट्रेमर्स मिलते हैं और ड्रंकन लाइक गेट हमें मिलता है। दिस इज द फीचर ऑफ एटैक्सिक सेरेब्रल पाल्सी। हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी में मसल टोन जो है वो डिक्रीज होती है, लेकिन इसमें इट नीड्स टू बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम दोज विद आइडेंटिफाइबल कॉजेज ऑफ न्यूनेटल हाइपोटोनिया। तो हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी जो है वो उसको डिफ्रेंशिएट करना चाहिए बाकी रीज़न से, बाकी कॉजेज से जो कि हमें इन्फेंसी में मिलती है या इन्फेंट्स में मिलती है। लाइक अगर कोई मसल डिजीज़ है, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, उसको हमें एक्सक्लूड करना चाहिए। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, उसमें भी मसल टोन जो है वो डिक्रीज होती है, उसको भी एक्सक्लूड करना चाहिए। और जेनेटिक सिंड्रोम जैसे डाउन सिंड्रोम है, उसमें भी मसल टोन डिक्रीज होती है, तो उसको हमें ज़रूर एक्सक्लूड कर लेना चाहिए। और हाइपोटोनिक सेरेब्रल पाल्सी में अगर अपर ब्रेन इन्वॉल्व है तो इसकी फीचर, अगर हम डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस को देखें, वो हमें एग्जैजरेटेड मिलते हैं। यानी कि अगर हम क्लिनिकल एग्जामिनेशन करें तो इवन अगर टोन कम भी है लेकिन डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस हमें इसमें एग्जैजरेटेड मिलेंगे। मिक्स सेरेब्रल पाल्सी, इसमें स्पास्टिसिटी भी मिलती है और डिस्टोनिया यानी कि एथिडॉइड टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी के फीचर्स भी हमें मिलते हैं। उसके बाद टोपोग्राफिक टाइप ऑफ सेरेब्रल पाल्सी है, मीन के विच पार्ट एंड हाउ मेनी लिम्स आर इन्वॉल्व। अगर एक लिम्स इन्वॉल्व है तो इसको मोनोप्लीजिक कहेंगे, यानी कि वन आर्म इन्वॉल्व है तो दिस इज कॉल्ड मोनोप्लीजिया। पैराप्लीजिया में क्या होता है कि बोथ लोअर लिम्स जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। हेमीप्लीजिया में वन हाफ ऑफ द बॉडी इज इफेक्टेड। ट्राइप्लीजिया में 3 लिम्स इन्वॉल्व होती है और क्वाड्रिप्लीजिया में आर 4 लिम्स आर इफेक्टेड। डाइप्लीजिया में आर 4 limbs are involved. Both legs are more severely affected than the arms. ठीक है जी, यहाँ से भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल रही है कि डायप्लीजिया क्या होता है, क्वाड्रिप्लीजिया क्या होता है, हेमीप्लीजिया क्या होता है एंड ट्राइप्लीजिया क्या होता है। इसके बाद एक और क्लासिफिकेशन है जिसे कहते हैं GMF क्लासिफिकेशन, यानी ग्रॉस मोटर फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ये क्लासिफिकेशन बेस करती है एक्टिविटी लिमिटेशन पे। अगर जितनी ज़्यादा जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है वैसे वैसे जो है वो लेवल ऑफ जैसे लेवल 1 है, यहाँ पे मिनिमम डिसेबिलिटी है, लेवल 2 में डिसेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और लेवल 5 में वेरी लिमिटेड सेल्फ मोबिलिटी होगी इवन विद असिस्टिव टेक्नोलॉजी। तो ये एक क्लासिफिकेशन है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस मोटर फंक्शनल क्लासिफिकेशन। ओके जी, अब हम आते हैं रिहैबिलिटेशन की तरफ क्विकली। रिहैबिलिटेशन इज अ कंबाइंड एंड कोऑर्डिनेटेड यूज ऑफ मेडिकल, थेराप्यूटिक, सोशल, एजुकेशनल एंड वोकेशनल मेजर फॉर ट्रेनिंग एंड रीट्रेनिंग ऑफ द इंडिविजुअल टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ फंक्शन। यानी कि फंक्शनिंग को इम्प्रूव करने के लिए पेशेंट की ट्रेनिंग और रीट्रेनिंग, और इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी टीम जो है वो इन्वॉल्व होती है, जिसमें फिजियोथेरेपिस्ट भी होता है, सोशल वर्कर भी होते हैं, साइकोलॉजिस्ट भी होते हैं, फिजिशियंस भी होते हैं, स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपिस्ट भी होते हैं, ऑर्थोटिस्ट भी होते हैं, और फैमिली, यानी कि पाकिस्तान में देखें तो फैमिली का रोल जो है वो सेंट्रल है। अगर हम अब्रॉड को देखें तो वहाँ पे डिफरेंट सोशल सपोर्ट ग्रुप होते हैं, वो सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारा फैमिली सिस्टम ऐसा है कि इसमें फैमिली का रोल मेजर होता है। फैमिली जो है वो पेशेंट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज द इंटरवेंशन के सेरेब्रल पाल्सी में हम कौन कौन सी इंटरवेंशन जो है वो यूज करते हैं। तो मोस्ट पॉपुलर इज द न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक। न्यूरो डेवलपमेंटल टेक्निक क्या है कि
दो तरह की मूवमेंट्स हमें मिलती हैं। कुछ नॉर्मल मूवमेंट्स हैं, उनको हमने फैसिलिटेट करना है, और कुछ अबनॉर्मल पोस्चर्स हैं या अबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं, उनको इनहिबिट करना है। तो मसल टोन को ऑप्टिमम करने के लिए कुछ मूवमेंट्स को फैसिलिटेट करना, और कुछ जो अबनॉर्मल मूवमेंट्स हैं या अबनॉर्मल मूवमेंट पैटर्न है या अबनॉर्मल रिफ्लेक्स एक्टिविटीज है, उनको एक्सरसाइजेस के जरिए इनहिबिट करना। ऐसी टेक्निक है जिसके जरिए इसको इनहिबिट किया जा सकता है। So NDT is the inhibiting abnormal movement pattern where and facilitating normal movement pattern. उसके बाद है जी सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। तो सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्पेशल सेंसेस हैं, जैसे हेयरिंग है, टच सिस्टम है और प्रोप्रियोसेप्शन है, वेस्टिबुलर सिस्टम है, इन सब सिस्टम्स को, इन सेंसरी सिस्टम को यूज करके मोटर रिस्पांस लेके आना या मोटर रिस्पांस में पेशेंट को ट्रेन करना, दिस इज कॉल्ड सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी। यानी कि सेंसरी जो हमारे सिस्टम है उनको यूज किया जाता है, उनको स्टिमुलेट किया जाता है और मोटर रिस्पांस को इनिशिएट किया जाता है। Another very popular intervention used in cerebral palsy is constraint induced movement therapy. तो इसमें जो साउंड लिम है उसको constrain कर दिया जाता है और फिर पेशेंट को या बच्चे को मोटिवेट किया जाता है कि वो अपनी अफेक्टेड लिम को डिफरेंट एक्टिविटीज में, फाइन मोटर एक्टिविटीज में यूज करे। इसी तरह ये टेक्निक जो है वो स्ट्रोक के अंदर या हेमीप्लीजिया के अंदर भी बहुत पॉपुलर है, वहाँ पे भी इसको यूज किया जाता है। इसके अलावा सीरियल कास्टिंग, जैसे स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करना है या रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करना है, जॉइंट के ऊपर स्टेबिलिटी चाहिए और या प्रोलॉन्ग स्ट्रेच चाहिए, वहाँ पे हम सीरियल कास्टिंग को यूज करते हैं। एक और बहुत ट्रीटमेंट, वेरी कॉमन ट्रीटमेंट इज दी बोटॉक्स प्लस सीरियल कास्टिंग। तो बोटॉक्स जो है वो स्पास्टिसिटी को रिड्यूस करता है, तो उसके साथ अगर हम फिजियोथेरेपी या सीरियल कास्टिंग ट्रेनिंग को कंटिन्यू करें तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा हमें जो है वो एफिकेसी मिलती है इस ट्रीटमेंट की। फिर बॉडी वेट सपोर्टेड थ्रेडमिल ट्रेनिंग है, और इसमें मोटर लर्निंग की थ्योरीज को इफेक्टिवली यूज़ किया जाता है और पेशेंट का बॉडी वेट को सपोर्ट करके पेशेंट को जो है वो थ्रेडमिल के ऊपर चलाया जाता है। इसी तरह फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, न्यूरोमस्कुलर इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, ऑर्थोटिक डिवाइसेस हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एंकल फुट ऑर्थोसिस, इसका बहुत ज़्यादा रोल है सीपी के अंदर। असिस्टिव टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। इसके अलावा और भी काफ़ी इंटरवेंशन लाइक हिप्पोथेरेपी है, एक्वाथेरेपी है, सूट है एंड थेराटॉक्स है। तो ये सारी की सारी इंटरवेंशन जो है वो सेरेब्रल पाल्सी में यूज़ की जाती है। स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में भी ओरल मोटर फंक्शन को देखा जाता है और पेशेंट की कम्युनिकेशन के ऊपर जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। सो सेरेब्रल पाल्सी की ये अंडरस्टैंडिंग थी, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी था। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा डिस्कस करते हैं व्हाट इज नॉर्मल डेवलपमेंट एंड व्हाट इज अबनॉर्मल डेवलपमेंट।